बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड, जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है हमारी ज़िंदगी और कीमिया, जिसके अंदर से आपके पहले और दूसरे पार्ट के अंदर से टोटल मिला के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर में। आपने 6 परफॉर्म करने हैं। उसमें से उस चैप्टर के हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन 2 वीडियोस के पार्ट के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हर चैप्टर की हर लाइन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज बारी है MCQs की। जिन्होंने जाके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किए वो जाकर वीडियोज़ देखें और उनको कम्प्लीट करें। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 14 से लेकर लास्ट पेज जो कि है पेज नंबर 28, यहाँ तक इस पूरे चैप्टर के अंदर से हर लाइन के अंदर से कहीं से भी एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से जो भी MCQs पेपर के अंदर आ सकते हैं वो सिर्फ इन MCQs के अंदर से ही आएंगे जो मैं आपको करवाऊंगी। इनसे बाहर पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में से कोई MCQs नहीं आएगा। इस बात की आपको पूरी गारंटी है गोहर हेल्पिंग हैंड की। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने करना है MCQs कंप्लीट। सबसे पहले तो हर लाइन में से हर टॉपिक में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ बता दिए गए हैं। अपनी बुक्स खोल के पेंसिल्स पकड़ के पुरानी वीडियोस देख के उनके साथ मार्किंग करके याद कर लें, निशान लगा लें। और जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, आपका होमवर्क कंप्लीट है। तो MCQs आज पढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले जी आपका है कौन सा कीमियाई अमल एनाबोलिक है। पहला टॉपिक ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स। इसके अंदर से ये MCQs आ सकता है कि आपने बताना है कि वो अमल बताएं जो एनाबोलिक है। 2 तरह के जो हैं वो अमल होते हैं, एक होता है एनाबोलिक और एक होता है कैटाबोलिक। सिर्फ MCQs याद ही करने हैं, इनको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि इनको याद भी करना है और समझना भी है मेरे साथ। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपके ये सारे MCQs टोटल आपके ये 4, ठीक है, 2, 6 और 1 7, ये 7 पेजेस मैंने तैयार करवाने हैं आज की वीडियो में। सिर्फ ये छोटे छोटे 7 पेजेस हैं और टोटल मिला के आपके 74 MCQs हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ ये 15 से 20 मिनट लगा के 74 MCQs समझ भी लिए और याद भी कर लिए, उसके पेपर के अंदर MCQs के 15 मार्क्स तो जो है वो पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर की सीरीज़ करवा रही हूँ, MCQs भी शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इसी चैनल के साथ तैयारी करें और ये 15 मिनट तो बिल्कुल वेस्ट ना करें, अच्छी तरह इनको समझे भी और याद भी करें। एनाबोलिक अमल भी होता है और कैटाबोलिक अमल भी होता है। तो एनाबोलिक वाला अमल कौन सा जी? एनाबोलिक वाला अमल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबोलिक वाला अमल होगा रेस्पिरेशन। तो आपने याद रखना है। फिर दोबारा ये MCQs आ गया, 5 दफ़ा ये बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है पहले सालों में। एनाबोलिक कीमियाई अमल की मिसाल है कि एनाबोलिक अमल कौन सा होता है, फिर यही जवाब बताना आपने फोटोसिंथेसिस। 2 MCQs सेम हो गए। उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा अमल जो है वो एनाबोलिक होता है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा एनाबोलिक होता है, फोटोसिंथेसिस। सेम ऐसा अमल जिससे पौधे ग्लूकोज को तैयार करते हैं कहलाता है। वो अमल बताएं कि जब पौधे अपना खाना बनाते हैं, जब इंसान अपना खाना बनाते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं? कुकिंग, खाना पकाना। ऐसे ही है, हम अपना खाना बना रहे हैं तो ये हमारी क्या है? ये हमारी कुकिंग है। इसी तरह जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो ये अमल क्या कहलाता है? इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब इंसान अपना खाना बना रहे होते हैं तो वो कुकिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह हम कहेंगे वो क्या कर रहे हैं? वो कुकिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह जब पौधे अपना खाना बना रहे होंगे तो पौधे क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए ग्लूकोज बना रहे हैं, अपने लिए खाना बना रहे हैं। अब ये MCQs आपको भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए। कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना कायनात में, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, वो कौन सा एलिमेंट है कायनात के अंदर जी? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है? इस वजह से कि इसके ज़रिए तो सांस लेना होता है। इसके ज़रिए तो जो है वो इंसानों ने, जानवरों ने, पौधों ने सांस होगा ही नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ज़ाहिर बात है, कॉमन सेंस, सबसे ज़्यादा जो कायनात के अंदर एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस एक अमल है। फिर वही वाली बात आ गई, एनाबोलिक अमल कौन सा था? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है? एनाबोलिक। लगा देना आपने। उसके बाद आ गया सेलुलोज और स्टार्च। क्या है? फैट्स तो नहीं है ना, ये प्रोटीन भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है। आपने याद रखना है सेलुलोज और स्टार्च, ये 2 नाम, ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसके अंदर होते हैं? रोटी के अंदर, चावलों के अंदर। और ऐसे तमाम चीज़ें जो रोटी चावलों में पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उनके अंदर क्या क्या होते हैं? सेलुलोज जैसे कि और स्टार्च। नाम आपने याद रखना है, सेलुलोज और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स।
आगे आगे रेस्पिरेशन का अमल है। अब देखा सारा अभी तक आ रहा था एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस। अब अगर एनाबॉलिक का उलट क्या होता है, ऑपोजिट, एनाबॉलिक का उलट होता है कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक कौन सा होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है। ये चीज़ें जो है ना एक जगह लिख लें, दीवार पे आते जाते देखते रहा करें कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है, और आपको याद रहे पेपर तक। ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम अशिया का बुनियादी जुज़ू है। ज़मीन के ऊपर क्या अशिया पाई जाती हैं, ज़मीन के ऊपर इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, सब के लिए ज़रूरी क्या है, कार्बन, ठीक है। कार्बन नहीं होगी ना तो ये दुनिया नहीं चल सकती। आगे बहुत लंबी बात है, बस अभी याद रख लो कि ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ों का लाजमी जुज़ू क्या है, कार्बन। अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो यहाँ कार्बन का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, आपको जो है समझ आ जाएगी कि क्यों कार्बन इतना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल इसको रट्टा लगाएं कि ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मिकदार, सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाजमी जो है वो कार्बन है, ठीक है। ज़रूरी कार्बन है और ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल है, जिस तरह से सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपसे वो इनमें से पूछ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सेलुलोज। एक दफ़ा ये बोर्ड पेपर्स में आया था। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है छोटी सी, लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल भी खोल के देखो उसके अंदर एक चिप होती है, उसका नाम होता है प्रोसेसर। वो बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन। आपको पता है ना अमेरिका में एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली बन रही है। जब सिलिकॉन वैली बन जाएगी तो वहाँ पे वो 5G इंटरनेट चला देंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ 5G, आपके जहन में जो है ना वो याद आ जाए। 5G इंटरनेट कैसे आ जाएगा जी, अगर सिलिकॉन वैली बन जाएगी, यानी कि वो सिलिकॉन की एक दुनिया बना देंगे पूरी, उसके अंदर चिप से चिप्स होंगे और इंटरनेट और आगे चला जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर सारी चिपें जो है वो किससे बनती हैं, सिलिकॉन से। सारे कैमरोज के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन। कैमरा, हमारी फिंगर टिप्स के अंदर अल्लाह ताला ने ना सिलिकॉन की चिप्स लगाई हुई हैं। क़यामत वाले दिन ये देख के बताएंगी कि इंसान ने दुनिया में ये काम किया था। तो सारी टेक्नोलॉजी के लिए आपने याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर, कैमरों के अंदर, ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है, सिलिकॉन। अब याद रहेगा, कायनात की सख्त तरीन चीज़ों में से एक है। अच्छा, पूरी दुनिया की सख्त तरीन जितनी भी चीज़ें बनी है ना, सबसे सख्त आज तक जो है ना वो हीरा है, कि जिसे चाटने से इंसान मर जाता है, हाथ पे कट लगे मर जाता है। तो हीरा कायनात की पूरी दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज़ है। तो ये भी आपका MCQs आया हुआ है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आपके बोर्ड के सवालों में ये पूछा हुआ है। उसके बाद आ गया है गैस, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अभी बताया ना, जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब वो खाना बनाते हैं ना, एक चीज़ एक्स्ट्रा बन जाती है। जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है, हम उसमें धनिया एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ज़रूरत हो ना हो हांडी बनाने में, लेकिन धनिया एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हरी मिर्चें बाई प्रोडक्ट होता है हमारे खानों में। इस तरह पौधों के खाने में भी एक बाई प्रोडक्ट बचता है। जो बचता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। और वो जो बची हुई चीज़ होती है वो हम इंसान और जानवर लेते हैं और उससे सांस ले लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। तो आपने याद रखना, बाय प्रोडक्ट मतलब वो एक्स्ट्रा चीज़ जो उनको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो उनके खाने में बनाते हुए डाल देते हैं, और वो होती क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। और वो किसके काम आती है, इंसान और जानवरों के। फिर बनाते उसको पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, लेकिन वो काम आ रही है इंसानों और जानवरों के। ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स हैं, बुनियादी टोटल ज़िंदगी के अंदर ना 3 एलिमेंट दुनिया में चाहिए हर इंसान को। वो 3 एलिमेंट क्या है, इस टॉपिक के अंदर से बता देती हूँ। वो 3 एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट नहीं है ना तो कोई इंसान दुनिया में रह ही नहीं सकता ज़िंदगी के अंदर। तो आपने याद रखना है ये 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये कुछ 11 इससे 13 MCQs हैं, इनका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर लें अपनी गैलरी में, ताकि डिवाइस भी कर सकें। और अभी आपको मेरे साथ याद हो चुके हैं जितनी अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। ये थे आपके पहले टॉपिक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सारे टॉपिक के अंदर से अगर कहीं भी किसी भी लाइन में से कोई MCQs आएगा तो वो ये इन 13 MCQs के अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, कार्बन और इसकी अहमियत। ये टॉपिक जो यहाँ से शुरू होगा, कार्बन और इसकी अहमियत 2.2। इसके अंदर से देखते हैं क्या क्या MCQs बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं। पहला MCQs जो आता रहा वो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, जो सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है। कार्बन है ना, उसकी फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी होती हैं और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है। कार्बन की कैसी फॉर्म्स होती हैं, 2 तरह की। पहली कौन सी होती हैं, एलोट्रोपिक, दूसरी कौन सी होती हैं, नॉन एलोट्रोपिक, ये याद रखना। और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म
फॉर्म जो है उसके अंदर एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है बिकी बोल्स। तो कार्बन की कौन सी फॉर्म क्रिस्टलाइन नहीं है, या नॉन एलोट्रोपिक है या एलोट्रोपिक है, ठीक है, ये आपने बताना है। चारकोल कोक, ये आपने दो बातें याद रखनी है, चारकोल और कोक। यहाँ से ये वाले टॉपिक के अंदर से बहुत ज़्यादा दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट होता है। चारकोल और सूट या चारकोल और कोक ये कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। या नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं या नॉन एलोट्रोपिक भी कहते हैं। उसके बाद आ गया कार्बन की एलोट्रोपिक, फिर बताएं बिकी बोल्स, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लेड पेंसिल बनाने में इस आंसर का इस्तेमाल होता है। लेड पेंसिल, ये जो मेरे हाथ में है ना, इसको लेड पेंसिल कहते हैं। तो ये किस तरह, इसको बनाने में क्या चीज़ डली होगी, इसको बनाने में ग्रेफाइट डला होगा। ये जो आपको आगे ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये ग्रेफाइट से बनती है। तो पेंसिल को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट। ये वाला, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये तो लकड़ी है ना, वुड, और ये आगे वाला हिस्सा जो है ये ग्रेफाइट है, और सिक्का भी। गैस जो फलों को पकने में मदद देती है, आपको पता है फल जो होते हैं वो कच्चे होते हैं। फिर एक गैस होती है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है दुनिया में, उस गैस का नाम होता है इथीन गैस। ये जानवरों के गोबर में भी होती है, मिट्टी में भी होती है। इसकी वजह से फल और सब्जियां पक जाती हैं, वरना वो कच्चे ही रह जाए हमेशा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 दफ़ा आपके बोर्ड पेपर्स में आया है कि इथीन गैस वो गैस है जो फलों को पकने में मदद देती है। कार्बन की कलमी हालत है, ठीक है। अब उन्होंने कलमी का मतलब पूछा है कि सख्त तरीन, जो टूट ही ना सके। तो अभी पीछे हमने एमसीक्यूज पढ़ा है कि दुनिया की सख्त तरीन चीज़ जो है वो कौन सी थी, हीरा। तो कार्बन की कलमी हालत भी कौन सी है, हीरा। हीरा मतलब कि ग्रेफाइट भी कह सकते हैं और हीरा भी कह सकते हैं। दोबारा पूछ लिया कार्बन की क्रिस्टल फॉर्म कह लें, कलमी हालत कह लें या सख्त तरीन हालत कह लें, तो सबका जवाब होगा हीरा या ग्रेफाइट। अगर नॉन एलोट्रोपिक पूछेंगे चारकोल और कोक, ट्रोपिक पूछेंगे तो बिकी बोल्स, ठीक है। एलोट्रोपिक बिकी बोल्स, नॉन एलोट्रोपिक चारकोल और कोक, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी कार्बन की कलमी हालत, हीरा और ग्रेफाइट। ये कुछ एमसीक्यूज में हैं, कार्बन वाले टॉपिक में से आएंगे। फिर ग्रेफाइट बतौर इस्तेमाल होता है लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को ना लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो चीज़ों के दरमियान में डाल दो ना तो उनके में लचक पैदा हो जाती है। आपने याद रखना बस, ग्रेफाइट को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पर। किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इश्काल में पाया जाना कहलाता है एलोट्रोपी। कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक दफ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके आगे ना आप लिख लें डिफ़ाइन। ये जिसने नहीं की ना, इस बुक के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, एलोट्रोपी से क्या मुराद है, एलोट्रोपी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन भी है और उसी को उन्होंने एमसीक्यूज बना के पूछ लिया है। डेफिनेशन कम से कम हर शहर की मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में एक दफ़ा लाजमी आती है कि एलोट्रोपी से क्या मुराद है। फिर पूछ लिया एलोट्रोपिक फॉर्म्स को, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कितनी है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स 3 है, याद रखना आपने। कौन कौन सी है यहाँ से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एक होगी हीरा, ग्रेफाइट और बिकी बोल्स, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, बिकी बोल्स, ये क्या है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो कितनी फॉर्म्स हैं कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, 3। डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। ये थे इस टॉपिक के अंदर से कार्बन की जो है अहमियत के अंदर से आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज़। उसके बाद आ जाता है जी नामियाती कीमिया, टॉपिक नंबर 2.3। इसके अंदर से देखते हैं हमारे कितने एमसीक्यूज़ आए हैं। टोटल 4 एमसीक्यूज़, 4 से 5 इस टॉपिक के अंदर से आते हैं बोर्ड पेपर्स में। वो क्या है, जिन मरकबात में कार्बन पाया जाता है इनकी तादाद कितनी है, यानी कि दुनिया में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन सब के अंदर कार्बन है। दुनिया में कम से कम ऐसी 1 लाख चीज़ें हैं जिन सब के अंदर कार्बन ही पाया जाता है। तो आपने याद रखना, दुनिया के अंदर 1 लाख चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। मसनूई रेशे, नायलॉन और पॉलिएस्टर और प्लास्टिक, ठीक है, ये सब किससे बनते हैं, इसका जवाब उन्होंने बताया ही नहीं हुआ। मसनूई रेशे, नायलॉन, पॉलिएस्टर और प्लास्टिक, ये आपका ये वाला टॉपिक है, ठीक है। प्लास्टिक, मसनूई रेशे, नायलॉन, सब कुछ बनते हैं जी कार्बन से ही बनते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारे जवाब गलत हैं, इसका सही जवाब है सब बनते हैं कार्बन से, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना। तो आप इसके आगे लिख लें कि सब बनते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ कार्बन, ठीक है, गंदा सा लिख दिया, लेकिन आपने समझ जाना है कि मसनूई रेशे, नायलॉन और प्लास्टिक सब मिलकर कार्बन से बनते हैं। ये जवाब सारे गलत हैं, ये ठीक है, बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग हो गई है। कार्बन के कंपाउंड्स की कीमिया को कहते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कीमिया या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखना है। कार्बन के कंपाउंड्स को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कीमिया या ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का मतलब होता है इंग्लिश में ऑर्गेनिक। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिसालें हैं। प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, सब मिलके ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हें कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक नामियाती मुरक्कब है, नामियाती यानी कि जो ऑर्गेनिक नहीं हो, जो दुनिया में आके लोगों ने खुद बनाया, वो है ग्लूकोज। आप ग्लूकोज खाते हैं कभी? गर्मियों में बहुत ज़्यादा डब्बा आता है वाइट कलर का, उसमें पाउडर होता है, वो डाल के पानी के अंदर पीते हैं। तो वो अल्लाह ताला नहीं बनाया, वो नकली शुगर होती है आपके जिस्म की एनर्जी को बहाल करने के लिए। तो वो होता है नामियाती, यानी कि जो इंसानों ने खुद बनाया है, मैन मेड, ठीक है। नामियाती मतलब इंसान का बनाया हुआ। यहाँ मैं लिख रही हूँ मतलब कि मैन मेड, जो अल्लाह ताला नहीं बनाया, नकली हो लेकिन उसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो वो कौन सा है? ग्लूकोज। ये थे आपके 5 MCQs नामियाती कीमिया के टॉपिक से। उसके बाद आपका टॉपिक आ गया 2.4 पानी वाला। इस टॉपिक के अंदर से बहुत ज़्यादा आपके MCQs आते हैं। देखें 29 से लेके टोटल आपके आ जाएँ आप 47 तक, सारे के सारे MCQs इसी टॉपिक में से आए हुए हैं। पानी इंसानी जिस्म का हिस्सा होता है कितने फ़ीसद? 60%, ठीक है। ये इंसान का कितना वज़न? सिर्फ पानी होता है, 60% वज़न इंसान का सिर्फ और सिर्फ पानी का ही वज़न होता है जो वो पीता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी को चूल्हे के ऊपर उबालने के लिए रखा हुआ है, कितना जो है वो गैस हो जाएगी, कितनी आंच चल रही हो तो पानी बॉयल हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इतनी अगर आप आंच चला रहे हैं ना चूल्हे के नीचे, तो आपका पानी फ़ौरन से बॉयल हो जाएगा। तो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो जाता है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है, कभी अगर 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना टेम्परेचर, तो आप पानी रखेंगे वो खुद ब खुद जो है ना बर्फ़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी का सबसे ज़्यादा वज़न किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखनी है ये बातें। 0 डिग्री सेल्सियस अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कर दो, 4 पे वो बर्फ़ बन रहा है, लेकिन अगर हम 4 से भी नीचे गिरा दें टेम्परेचर, और ज़्यादा बर्फ़ सर्दियों के अंदर से ले आए 0 डिग्री पे, तो उसकी वज़न कितना रह जाएगा? उसका वज़न रह जाएगा 0.9990 ग्राम। तो आपने याद रखना 0.9990 ग्राम वज़न आ जाएगा पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पर। वाहिद कंपाउंड जो ठोस, माया, गैस तीनों हालतों में पाया जाता है वो पानी है। पानी ठोस हालत में होता है बर्फ़ बन के, पानी माया हालत में भी होता है पानी की सूरत में, और पानी की गैस भी बना सकते हैं हम बोतल में, 7 अप में, कोक में पानी होता है ना गैस वाला। तो पानी तीनों हालतों में पाया जाता है। दूध में पानी की मिकदार बिलिहाज वज़न होती है। एक तो हम दूध में खुद पानी डालते हैं ना कुदरती तौर पे, अल्लाह ताला ने जब गाय दूध देती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है। वो कितना होता है? 87% पहले ही पानी होता है। और लोग खुद पानी में दूध में पानी डाल के उसको मज़ीद पानी बना देते हैं। तो दूध के अंदर वैसे कुदरती तौर पे पानी कितना फ़ीसद होता है? 87%। कौन सी चीज़ 3 तभी हालतों में पाई जाती है? 3 तभी हालतें मतलब ठोस भी हो, माया भी और गैस भी हो, बर्फ़ भी बन जाए, पानी भी बन जाए और गैस भी बन जाए, वो है पानी ही। सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड पानी है। कोई भी चीज़ हो, कैल्शियम हो, सल्फ़र हो, सोडियम हो, मिट्टी हो, पानी से ज़्यादा तो नहीं ना, पानी सबसे ज़्यादा ज़मीन में पाया जाता है। एक नौजवान आदमी का जिस्म तकरीबन कितने लीटर पानी पर मुश्तमिल होता है? वैसे तो 60% होता है, लेकिन अगर लीटर के अंदर आए तो 35 लीटर जो है इंसान के अंदर पानी होता है, हर बालिग इंसान के अंदर। लीटर के अंदर 35 लीटर और फ़ीसद के अंदर 60%। ये आपने याद रखना है। बतौर सेमी कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं विकी बॉल्स। ये पिछले टॉपिक की इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है कि सेमी कंडक्टर या कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या है? विकी बॉल्स। फिर वही आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का टेम्परेचर या बर्फ़ का टेम्परेचर 0.99। ऊपर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ की डेंसिटी भी यही है 0.99, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी भी यही है 0.99। उसके बाद आ गया टमाटर में कितना पानी होता है? टमाटर में 95% पानी होता है। हर चीज़ में उन्होंने पानी पूछ लिया। दूध के अंदर पानी 87%, टमाटर के अंदर पानी 95%, इंसान के अंदर पानी 60%, इंसान के अंदर लीटर के अंदर पानी 35 लीटर। तो बस आपने पानी की हर चीज़ याद रखनी है, पानी की अगली पिछली हिस्ट्री याद कर लें। पोटाशियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में होती है 84 ग्राम। मतलब पोटाशियम नाइट्रेट हो ना, उससे 100 ग्राम पानी मिक्स करो तो कितनी डालनी है? 84 ग्राम डालनी है। ये इसकी यही मिसाल है कि इतना दूध है और इतनी चीनी की खीर आपने बनानी है, तो कितनी चीनी डालेंगे इतनी डाल देंगे। अंदाज़ा होता है ना, इतनी हांडी है, कितनी नमक मिर्च डालनी है इतनी डालनी है। इस तरह उन्होंने बस एवं ही आपसे तुक्का पूछ लिया कि 50 डिग्री हमने पोटाशियम नाइट्रेट बनानी है, 100 ग्राम पानी है, कितना डालें? 84 ग्राम डाल लें। तो ये सिर्फ आपका रट्टा है, इसका आपका असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कितना टेम्परेचर हो के पानी फ्रीज़ होकर बर्फ़ बन जाए? जो फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल टेम्परेचर ख़त्म कर दो, पानी रखो, वो खुद ब खुद फ्रीज़ होकर बर्फ़ बन जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड फुल आग जो है कर दो, वो पानी बॉयल हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल ख़त्म कर दो तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम। अब अलग-अलग पे ना आपसे वज़न
लेवल पूछना है पानी का। सबसे ज़्यादा कब होती है? जब 4 डिग्री टेम्परेचर हो, और अगर 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो कितनी हो जाती है? 1 ग्राम। दोनों अलग-अलग MCQ हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छी तरह याद करें और अपनी बुक के ऊपर यहाँ स्टिकी नोट्स बना के लिख लें कि आपके काम आए। आगे आ जाते हैं कि इस सब्ज़ी में पानी की सबसे ज़्यादा मिकदार है टमाटर। बताया ना, दूध के अंदर पानी होता है 87% यानी 87%, और किस सब्ज़ी के अंदर होता है? टमाटर के अंदर होता है पानी। किसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 0 डिग्री पे वो बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उबल जाता है, वो है पानी। नाइट्रोजन के बाद हवा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा सांस लेने के लिए ज़रूरी। 0 दर्जे पे पानी की डेंसिटी या कसाफत, एक ही वर्ड है, पहले भी यही MCQs आ गया 0.990। 0 को उन्होंने 0 लिख दिया, उससे MCQs को घुमा फिरा के चेंज कर दिया जो आपने पीछे याद किया है। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, एक एक टाइम ये सारे आए हुए हैं। अब आगे आ जाते हैं लास्ट टॉपिक 2.5 जो कि आपका है, यहाँ से पानी वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पानी के खवास भी, ये भी। उसके बाद टॉपिक आपका शुरू हो गया हवा 2.5 वाला। तो इस टॉपिक के अंदर से देखते हैं कितने MCQs आए हुए हैं आपके। यहाँ तक हाफ MCQs जो हैं वो कवर हो जाते हैं 47 तक। आगे 48 से लेके 74 तक आपके नेक्स्ट हाफ जो है MCQs बनते हैं। तो वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाले आपने देख लिए हैं, आप थोड़ी देर दिमाग फ्रेश करके, चाहे 15 मिनट बाद चाहे अगले दिन, आपने याद करने हैं मेरे साथ पार्ट 2 वीडियो में 48 से लेके 74 वाले MCQs मैं इकट्ठे अपलोड कर देती हूँ। आपकी मर्ज़ी इकट्ठे कर लें या हाफ हाफ करके याद करके लिख लें। तो ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट हाफ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 MCQs। आधे चैप्टर यहाँ तक आपकी हवा तक, ठीक है, आपके हाफ चैप्टर के सारे MCQs कवर हो गए हैं। अब इन सारे पेजेस में से ना 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सारे पेजेस में से हर लाइन के अंदर से आपका MCQs याद है क्योंकि आपने मेरे साथ याद कर लिया है। अगर आप कहते हैं तो मैं जो है पोस्ट के अंदर आपको इनकी पिक सेंड कर दूंगी, आप अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लें हर चैप्टर के अलग-अलग, और पेपर से 10 दिन पहले रिवाइज़ करके चले जाइएगा। आपके पेपर के अंदर हर पेपर टॉपर्स बच्चों के लिए तैयारी है जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं। कहीं से कोई MCQs नहीं आ सकता जो इनसे बाहर हो, क्योंकि हर लाइन हर टॉपिक आज तक पास्ट पेपर में बोर्ड के अंदर जितने MCQs आते हैं जहाँ से बन के सब आपके इसके अंदर ही तैयार हो जाते हैं। तो सीरीज़ को फॉलो करें, साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 करवा रही हूँ, आगे 3 4 5 6 करवाऊँगी। टॉपर स्टूडेंट के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है जनरल साइंस के लिए? गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। टीचर के साथ अपनी, गोहर हेल्पिंग हैंड के टीचर के साथ अपनी सीरीज़ कंप्लीट करें, तैयारी करें। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी करवाई जा रही है। खुदा हाफिज़।